जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एक वीक पूरा हो चुका है, जो हमारी टारगेट सीरीज चल रही थी, जिसमें हम आपको टारगेट देते थे, आप पूरा करते थे, उसके हम सुपर 100 क्वेश्चन कराते थे। क्वेश्चन कराने के बाद अब क्या हुआ, हमारा वीक ख़त्म हो गया है। जैसे कि मैंने कल टारगेट में बताया था कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करके तुरंत मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। हमारे जो टॉपिक पूरे हो गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश, इन 6 के 6 का मैंने क्या काम किया, 25-25 क्वेश्चन के 150 टॉप क्वेश्चन बना लिए। ये 150 क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं कि आपका जो है संपूर्ण रिवीजन हो जाए। हमारा काम केवल आपको टारगेट देना नहीं, आपको याद भी कराना है। और इससे बेहतर अगर आप रिवीजन इसका करके आए, जो भी आपने नोट किया या जो भी किया है, अगर आपने ये 150 क्वेश्चन लगा लिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इन 6 के 6 टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन बाहर करोगे। इन 6 टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 से 4। और मुझे नहीं लगता है कि आप 3-4 नहीं कर पाओगे। और बढ़िया से ये टॉपिक आप पूरा कर लो जो मैं करा रहा हूँ। यकीन मानो कि ये केवल टारगेट सीरीज नहीं है 85 क्वेश्चन वाली, ये मुझे रियल करके दिखाना है, क्योंकि मैं भी 52-53 एग्ज़ाम दे चुका हूँ। 15+ एग्ज़ाम निकालने के बाद जो मेरा तैयारी का अनुभव है वो मैं आपके साथ फुल शेयर कर रहा हूँ। कैसे मैं नौकरी के साथ भी कम टाइम में कैसे बेहतर कर जाता हूँ, खासकर जीके में। वो चीज़ करनी है और आपको याद कराना मेरी गारंटी है। आप केवल जितना बताता हूँ उस तरह से करते रहो। रिवीजन करने के बाद में ये पूरा देख लो। और इसको करोगे कैसे, आप टॉपिक वाइज लिख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के 25 क्वेश्चन है, उसमें आप देखना कितना सही होता है। थोड़ा सा मैं समय दूंगा, मैं समय वैसे देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समय दूंगा आपको क्वेश्चन अपने माइंड में क्लिक करने के लिए। और वहाँ पे आप नोट करते रहना, जितने भी आपके गलत होते गलत गलत आप लिख लेना। सही सही लिखोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि गलत आपके कम होंगे। इस तरह से आप लोग करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सीरीज है हमारा संडे का, सुपर फास्ट रिवीजन है एकदम। इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग 150 क्वेश्चन, जो बहुत बेहतरीन ही टेस्ट बनाया है 6 के 6 टॉपिक का। और क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इसके 25 क्वेश्चन होंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी 1921 में। आप अपने माइंड में क्लिक करके जो आपका गलत होता है उसको आप नोट कर लोगे। बाकी हम ठीक ठाक तरीके से चलेंगे, ना थोड़ा तेज़ चलेंगे ना ज़्यादा हल्के चलेंगे, मतलब ठीक तरीके से चलेंगे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, तो ये पाया गया था, आप अपना नोट कर लेंगे अगर सही नहीं होता है, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो ये था हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप जो है वहाँ पे अपने माइंड में क्लिक कर पाओ। तो ये है लोथल। अगर फिर भी अगर मेरी स्पीड तेज़ या हल्के है तो अपने हिसाब से आप बिल्कुल इसको टेस्ट लगाने के हिसाब से करना। ये समझ लो कि हमारा एकदम ओरिजिनल टेस्ट चल रहा है, उस तरीके से करना है। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की जो है खोज की थी, ये की थी राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा जो स्थित है ये है राजस्थान में। हरियाणा में बनावली है, पंजाब में रोपड़ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, सबसे पहले ये कांस्य से हुए थे परिचित, फिर तांबा, सोना, लेकिन ये लोहा से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मुख्य विशेषता क्या थी, ये नगर नियोजन व्यवस्था थी। और ये वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण थी।
जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगान से। इसको बिल्कुल टेस्ट की तरह आप लोग लगाना। टेस्ट के हिसाब से मैंने बिल्कुल पूरा रिवीजन कराने के चक्कर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए। बहुत मेहनत लगी दोस्त इसके लिए। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है जो अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था गुजरात। गुजरात जो था, धौलावीरा जो था वो गुजरात में था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। भाव चित्रात्मक थी उस टाइम, जिसको कोई लिख पढ़ नहीं पाया। चंदूहड़ो उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किसने किया था बताएंगे सभी लोग। J.H. मैके ने। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? जैसा कि मैंने उस दिन पढ़ाया था, तो आपको क्या बोला था मैंने? घोड़ा, मैंने ऐसे कहा था घोड़ा और सुरकोतड़ा, ऐसे 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 रिलेट कराया था। तो ये होगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इंद्र ये करते थे, वसुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे, वसुपति और मातृ देवी की। अगर आप जल्दी टेस्ट के हिसाब से करना, अगर स्पीड भले ही कम कर लेना, क्योंकि हमें तो सबके हिसाब से चलना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? जो हड़प्पा है ये है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हिंडन के किनारे आलमगीरपुर है जो मेरठ वाला एरिया है। लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, इसका लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सारा रिवाइज हो जाएगा एकदम शानदार तरीके से। इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। पैड वाले भी नहीं करा सकते इससे बेहतरीन तैयारी। पैमाने की खोज कहाँ हुई थी जिससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतौल से परिचित थे? तो ये थी लोथल। बनावली किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है? तो बनावली जो है ये है हरियाणा, यहीं पे है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी यहीं है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, ननकाना हड़प्पा है ये है पाक में, ये नापाक में है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था सेल खड़ी का प्रयोग। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं पहले, उन्हीं में से टॉप क्वेश्चन निकाले गए ये रिवीजन कराने के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी सबसे अधिक जो है ये गुजरात में, यहाँ पर सबसे अधिक खोजे गए थे। एक हमारा कंप्लीट हुआ, और आप जो है कमेंट करेंगे कि टॉपिक वाइज आपका कितना कितना हुआ है। 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है वैदिक सभ्यता। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है।
हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लोड करने में दिक्कत आएगी। वो सब कुछ सिस्टम नहीं है मेरे पास, समझते हो आप, तो आप कम स्पीड कर लेना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? जैसे मैंने कहा था, शास्त्र संगीत और शास्त्र सामवेद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है? तो ये है, बताएंगे सभी लोग, 7वें मंडल में। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला टैक्स क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था बलि। अस्तोमा सदगामय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये जो मिलता है 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का। पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल संस्कृति काल का क्या माना जाता है? तो जो पूर्व वैदिक काल है ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है, जाहिर सी बात है जब पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 तक हो गया, और जो उत्तर वैदिक काल है वो माना जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। किस वेद में गद्य और पद्य दोनों रूप मिलते हैं? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों रूप मिलते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का मिलता है, संगीत इसमें है, ठीक है, और गद्य पद्य दोनों रूप इसमें मिलते हैं। और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण ये सब अथर्ववेद में है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे महर्षि कणाद। बहुत ही शानदार तरीके से हमारा टेस्ट चल रहा है ये। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था महर्षि गौतम ने। सांख्य दर्शन की बात करें तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कपिल मुनि। योग दर्शन की बात की जाए तो योग दर्शन के पतंजलि। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था जिन्हें पुरंदर न तोड़ने वाला भी कहा गया? तो ये है इंद्र। 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब है हमारा अगला टॉपिक बौद्ध धर्म, जिसके हम 25 क्वेश्चन करेंगे। पूरा रिवीजन करना है 6 का 6 टॉपिक। इससे बेहतरीन कहीं यूट्यूब पे आपको कोई नहीं कराएगा, पेड कोर्स वाले भी नहीं कराएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं रणनीति बनाता हूँ वो अलग ही लेवल की है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने जो प्रथम बुद्ध अपना उपदेश दिया था, ये दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ या ऋषिपट्टनम में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया? तो इसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, ये हुई थी कुशीनगर में। और पावापुरी में किसकी हुई थी? उनकी हुई थी गौतम, उनकी महावीर स्वामी की। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हमारी जो ट्रक थी AK, तो इसमें बनेगा ए से अजातशत्रु राजगृह, ये थी तीसरी, ठीक है, और ये थी चौथी, और ये थी दूसरी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्ठ के, कालाशोक के में दूसरी, अशोक के में तीसरी, अजातशत्रु के में पहली, और ये चौथी, इस तरह से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। बुद्ध गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण, मृत्यु, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपदेश। बिल्कुल पोस्टमार्टम करते चलेंगे, एकदम बचने नहीं देंगे क्वेश्चन। बस बने रहो और वीडियो को शेयर किया करो। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था इनका, और वर्धमान जो नाम था वो था महावीर स्वामी का, जो हम अगले पढ़ेंगे। और महावीर स्वामी के पिता का भी नाम, महावीर स्वामी के जो पिता हैं इनका भी नाम सिद्धार्थ था। बिल्कुल जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन भी क्लियर करते चलेंगे एकदम। मुझे सब पता है, 52-53 एग्जाम दिए, तो कहाँ आप फंस सकते हो। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका है घोड़ा। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ? ये चौथी बौद्ध संगीति थी। बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी थी जिसमें अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे उस टाइम पाली, और प्राकृत में लिखे गए थे, उस प्राकृत में जो लिखे गए थे वो जैन धर्म के। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। बुद्ध के गुरु कौन थे? उन्होंने संन्यास के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, तो ये थे आलार कलाम। जातक कथाएं किस धर्म व्यक्ति से संबंधित हैं? तो ये हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों से। धम्मपद को किस धर्म की गीता माना जाता है? तो ये माना जाता है बौद्ध धर्म। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कुंडलवन में हुई थी चौथी, ठीक है, और यहाँ पर हुई थी तीसरी। नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था? ये है मध्य प्रदेश में। बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था जिसकी विनती पर संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला? तो ये था आनंद। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था।
अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो इसका जो है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 3 टॉपिक हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जैन साहब हमारा टॉपिक है चौथा, जो है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24वें थे, ऋषभदेव पहले थे। इस तरह से जो मेन है उनको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी, ये अंतिम भी थे। इनके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं आया, फिर ये दूसरे उसमें बट गया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी को कैवल्य बोलते, पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त होता है उसको कैवल्य बोलते। तो इनको ये हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण कहाँ हुआ था? तो इनकी जो हुआ था ये हुआ था पावापुरी में, और कुशीनगर में जो हुआ था वो गौतम बुद्ध का हुआ था। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, पर कन्फ्यूज होना नहीं है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत तोड़ा? तो ये था ब्रह्मचर्य। तोड़ा नहीं, जोड़ा। पहले 3 थे, अहिंसा था, सत्य था, अपरिग्रह था। इन्होंने ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। जैन धर्म की त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था और सम्यक चरित्र था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वल्लभी, गुजरात में है जो। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, वे कौन से हैं? तो वो हैं श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकते हो, हीनयान और महायान ये बौद्ध का है, ध्यान रखेंगे। बौद्ध के जो विभाजित हुए थे वो हीनयान और महायान में हुए थे, और ये हैं जैन जो हुए थे श्वेतांबर और दिगंबर में। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वहाँ मैं क्लियर भी कराते चलूँगा। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? जो श्वेतांबर के थे तो ये थे स्थूलभद्र। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? भद्रबाहु भी है, तो भद्रबाहु है, ये है दिगंबर के भद्रबाहु हैं। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है, श्वेतांबर अगर सा से है तो स्थूलभद्र, यहाँ भी आधा सा है और यहाँ भी आधा सा है, इस तरह से इसको पकड़ लेंगे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये थे भद्रबाहु। स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जो जैन से संबंधित है। जो सांची वाला था मध्य प्रदेश में वो बौद्ध से संबंधित था, ये भी याद रखना। ये आपको स्टैटिक में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? जो इनके दामाद थे जमाली, वो बने थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को जो है ये आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से किस भाषा में हुई थी? देखो, बौद्ध की तो हुई थी पाली में, ठीक है, बौद्ध की हुई थी पाली में, और इनकी हुई थी प्राकृत अर्धमागधी में। इस तरह से चल रहा था। पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद हम लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो जब वेदों वाला चल रहा था तो उस टाइम संस्कृत चल रही थी। उसके बाद में संस्कृत के बाद में पाली आई, जब गौतम बुद्ध आए तब पाली, और जब जैन धर्म आ गया तब प्राकृत। इस तरह से जो है, जिस तरह से भाषा का विकास हो रहा था उस तरह से भाषा चेंज होती जा रही थी। सिरमेड़ बोल गुलामे गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था चामुंड राय ने करवाया था।
संलेखना या संथारा प्रथा किस शब्द से संबंधित है जिसमें काया क्लेश द्वारा प्राण त्यागे जाते हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? तो इनके जो पिता का नाम है ये है सिद्धार्थ है। बाकी शुद्धोदन हो गया। ये महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। इसमें जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या है, सारे के सारे नाम मतलब एक जैसे हैं। प्रजापति गौतमी तो बुद्ध जी की मौसी थी। महावीर स्वामी सिंह का प्रतीक है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है सर्प या सांप है। प्रसिद्ध मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस जैन मुनि से दीक्षा ली थी? तो इन्होंने ली थी भद्रबाहु से। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की जो रचना है ये भद्रबाहु ने की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हुए। 4 टॉपिक 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 5वां टॉपिक है हमारा मौर्य वंश। टोटल हमें 6 टॉपिक करने हैं जो कि हमारे पूरे सप्ताह का रिवीजन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस अंतिम शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये था घनानंद। घनानंद को हराया था। चाणक्य ने इसका साथ दिया था जो गुरु भी थे। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष पराजित किया था? तो ये पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। अमित्रघात किसे कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को। कलिंग युद्ध की बात की जाए तो कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति? तो ये जो था कलिंग युद्ध था जिसमें लाखों मारे गए थे। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। हृदय को बहुत आघात हुआ था इसके। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता तो जेम्स प्रिप्सन ने 1837 में सफलता प्राप्त की। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन है? तो ये है 13वें शिलालेख में। ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछता है तो पूछ देता है। अशोक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना कर दी? तो ये था बृहद्रथ। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त। सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो ये किया था उपगुप्त ने बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित किया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है ये। मेगास्थनीज यूनानी राजा दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के आया था। तो ये आया था सेल्यूकस निकेटर। मौर्य प्रशासन में राजस्व एकत्र करने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था समाहर्ता। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्टीफेन थैलर द्वारा। देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि किसकी थी? ये थी अशोक सम्राट। मौर्य काल में सीता शब्द का तात्पर्य क्या था? तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी।
श्रीनगर कश्मीर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये की थी अशोक ने। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका नाम विष्णुगुप्त भी था, इसका नाम कौटिल्य भी था। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरियाई राजदूत कौन था? तो ये था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या था। इसका था डाइमेकस। अशोक के किस अभिलेख में उसकी एकमात्र रानी कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? तो ये है कौशाम्बी अभिलेख। 125 क्वेश्चन हो गए, 5 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब हमारा छठा टॉपिक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। गुप्त वंश 319 ईसा पूर्व की शुरुआत किस गुप्त शासक ने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो ये की थी हरिसेन ने। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फायान यात्री फायान किस गुप्त शासक के दौरान आया था? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने। भारत पर हुणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ, जिसे उसने सफलतापूर्वक विफल कर दिया? तो ये था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नहीं होगा, 1 मिनट। हुणों पर आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में? ये स्कंदगुप्त है, इसका स्कंदगुप्त होगा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ये गुप्त काल को कहा जाता है। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए पाया गया? तो ये भी समुद्रगुप्त है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट और बारहमिहिर किस काल से संबंधित है? तो ये है मौर्य काल से संबंधित। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिला है? तो ये मिला है एरन अभिलेख से। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दीनार। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूपक या रूपक। कालिदास, धन्वंतरि, अमर सिंह जैसे नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम की रचना किसने की थी? तो ये की थी कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, ये 7 रचनाएं टोटल उस टाइम कालिदास जी ने की थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ था, इसीलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है जिसकी रचना गुप्त काल में ही पंचतंत्र के? विष्णु शर्मा है। अजंता की गुफाएं 16 और 17 का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ? तो ये हुआ है आपका गुप्त काल में। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो इसका जो है अंतिम शासक जो माना जाता है, ये माना जाता है विष्णुगुप्त। पहला है श्रीगुप्त और अंतिम है विष्णुगुप्त, ध्यान रखना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की शासकीय भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत।
गुप्तकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/4 या 1/6 भाग। ये हमारे 150 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया। पूरा वीक का रिवीजन हो गया 6 टॉपिक का। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें बहुत समय लगा, मुझे बहुत रात हो गई ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। बाकी आप सब लोग क्या है कमेंट करके अपना स्कोर बताओगे, किस में कितना हुआ था, किस टॉपिक में। जिस टॉपिक में अगर आपका 20 से कम हो रहा है, 20 से कम जिस टॉपिक में अगर आपका हो रहा है 20-22 से 20 से कम जिस टॉपिक में हो, उस टॉपिक को एक बार आप फिर रिवाइज कर लेना। मेरी बात मानो, अगर आप 20-20 क्वेश्चन तक कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन तैयारी में हो आप लोग। हमारे टारगेट को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। और ओवरऑल बताना 150 में से कितने हुए, ऐसे लिखना जैसे 150 में से 120 हुए। और टॉपिक वाइज बताना कि इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, इस तरह से। और वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो बन रहा है फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। ज़्यादा बंदे जोड़ेंगे हम लोग और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बाकी की हम लोग अगली वीडियो है हमारे 4 के चारों इसी तरह से टेस्ट आज